एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। हम लास्ट वीडियो में कवर करके आए हैं वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारे ही हमने कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कवर किया है, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आप उससे भी जाकर रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज iterative waterfall model? The iterative waterfall model is a software development approach that combines the sequential steps of the traditional waterfall model with the flexibility of iterative design. जो बच्चे वाटरफॉल मॉडल पढ़ के आए हैं मेरा, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी कि जो भी वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमने स्टेप्स पढ़े और उसका जो डायग्राम था वो भी सेम ऐसा ही था, बस जस्ट एक सिंगल डिफरेंस है कि वहाँ पर ये नीचे वाले जो एरोज हैं वो नहीं थी और यहाँ पर एरोज हैं। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल का और आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का दोनों का डायग्राम सेम है। वाटरफॉल मॉडल में ये लाइंस नहीं है और यहाँ पर ये लाइंस हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम सिक्वेंशियल स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जो वाटरफॉल मॉडल में हमने फॉलो करे थे। ठीक है, और बस इसके अंदर डिफरेंस इतना है कि इसमें आइटरेटिव डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। It allows for improvements and changes to be made at each stage of the development process instead of waiting until the end of the project. अब हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था कि अगर हमने एक स्टेज को कंप्लीट कर लिया, एक स्टेज को कंप्लीशन करने के बाद ही वो दूसरी स्टेज पे मूव करता है। देन दूसरी स्टेज में जब मेरा काम कंप्लीट होता है तो वो थर्ड स्टेज में मूव करता है, थर्ड स्टेज में मूव करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, और इसके अंदर वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी मैं एक स्टेज में काम कर देती हूँ और वो दूसरी स्टेज में मूव कर जाता है, तो अगर मुझे पिछली स्टेज में कोई भी चेंज करना हो तो वो चेंज अगर हम नहीं कर सकते, वो चेंज हम नहीं ला सकते। ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन हम वापस से जाकर नहीं कर सकते। तो वाटरफॉल मॉडल में ये ड्रॉबैक था कि हम वापस से बैक नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं ईच स्टेज, यानी कि किसी भी स्टेज के अंदर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमें वाटरफॉल मॉडल में हर स्टेज को कंप्लीट करते जाते थे और एंड में जाके हमारा जो प्रोसेस था वो रुकता था और फिर हम देखते थे, रिव्यू करते थे कि अब ये मेरा प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं, जो मेरा ऑनर है उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बना है या नहीं बना। लेकिन यहाँ पर हम ईच स्टेज में देख सकते हैं और अगर कोई मेरी प्रॉब्लम आ रही है, उसको चेंज करना है, तो हम पीछे जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल प्रोवाइड फीडबैक पाथ फ्रॉम एवरी फेज टू इट्स प्रीसीडिंग फेजेस विच इज द मेन डिफरेंस फ्रॉम द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई है कि यहाँ पर जो इसका प्रीसीडिंग फेज है, इससे पिछले वाले फेज के अंदर अगर इस फेज के अंदर कोई भी मेरी प्रॉब्लम आई है, वो इसके अंदर डिजाइन फेज के अंदर जो प्रॉब्लम है वो रिक्वायरमेंट फेज की वजह से आ रही है, तो हम वापस से रिक्वायरमेंट जाकर चेंज कर सकते हैं। तबकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। आई होप कि क्लियर है आपको डेफिनेशन। बाकी इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। अगर आपको वाटरफॉल मॉडल अच्छे से आता है तो आप आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इजीली कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक मेजर चेंज यही है, वहां पर हमारे पास कोई बैक जाने का तरीका नहीं था, यहाँ पर हमारे पास बैक जाने का तरीका है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अब जो यहाँ पर हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, उनमें से ही मेजर मतलब मेन चीजें हमने लेकर यहाँ पे प्रोसेस के अंदर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, आप चाहो तो सेम ये वाली वर्डिंग भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर हमने मिक्स करके वर्डिंग को लिखा है ताकि हमें ज्यादा पॉइंट्स ना लिखने पड़े। राइट, तो प्रोसेस क्या रहता है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर आपकी फिजिबिलिटी स्टडी भी आती है और रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं। ठीक है, दोनों चीजों को मिक्स करके लिखा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर द बिजनेस ओनर एंड डेवलपर्स मीट टू डिस्कस द गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू द वेबसाइट। आप कोई वेबसाइट बनाने वाले हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, कोई सिस्टम ऐसा बनाने वाले हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो, तो उसमें जो भी मेरा ऑनर है, जिसके लिए मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके लिए मुझे काम करना है, और जो काम करने वाला है, दोनों को चाहिए कि वो बात करें और वो जो भी उनका पर्टिकुलरली गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या क्या उन्हें डिस्कस करना है, वो सारी चीजें इस फर्स्ट स्टेज के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज डिजाइन। अब जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑनर ने बताई है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर मुझे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का मुझे कंटेंट चाहिए, उसके अंदर मुझे कंपाइलर भी चाहिए जो उसके कोड को रन कर सके, ये सारे मेरे रिक्वायरमेंट्स है। अब वो किस तरीके से दिखने वाला है, उसका कैसे फर्स्ट पेज दिखेगा, हम लोग क्लिक करेंगे तो कैसे हमारा वो टैब पे खुलने वाला है, क्या उसके कलर कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं, वो तो आगे स्टेजेस में आएगा। बट पर्टिकुलरली उसका एक रफ स्केच क्या होगा, वो किस तरीके से दिखेगा, वो हम लोग डिजाइन में देख लेते हैं। ठीक है, इन दिस स्टेज द
developers create a design of the website based on the requirement gathered in first stage। तो जो भी हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर देखा है उसके अकॉर्डिंगली हम एक रफ स्केच बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आपको कोई प्रोग्राम भी बनाना है, कोई गेम बनानी है, तो हम फ्लो चार्ट वगैरह का यूज करते हैं जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो वो भी हम किस लिए यूज करते हैं, डिजाइन बनाने के लिए, कि ये मेरा ओवरव्यू मिल जाता है कि ये चीज मेरी ऐसे दिखने वाली है या फिर इसका काम ऐसे होने वाला है। ठीक है, तो डिजाइन मेरा काम करता है रिक्वायरमेंट फेजेस पर। ओके, next one is the implementation. In this stage the developer begin to develop in this stage the developers begin to build the website based on the design created in stage 2। अब हर एक स्टेज पिछले वाले से डिपेंडेंट है। जब तक मेरा रिक्वायरमेंट फेज नहीं कंप्लीट होगा तब तक मैं डिजाइन को नहीं इंप्लीमेंट कर सकती। जब तक मेरा डिजाइन नहीं बनेगा तब तक मैं इंप्लीमेंटेशन पूरी स्टार्ट नहीं कर सकती। तो जब मेरा डिजाइन बन के आ गया है तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरी वेबसाइट है, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट के अंदर आपकी कोडिंग आ जाएगी कि कौन सी लैंग्वेज में आपको कोडिंग करनी है, राइट। नेक्स्ट वन इज योर टेस्टिंग। अब आपने कोड लिखा है तो उसमें बग भी आएगा, एरर भी आएंगे, ठीक है, तो उनको रिजॉल्व करना और जो भी वो सब चीजें किसमें आती है, मैं टेस्टिंग में। वंस द वेबसाइट हैज बीन बिल्ट इट इज टेस्टेड टू इंश्योर दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड फंक्शंस प्रॉपर्ली। जो भी मेरे फंक्शंस थे, जो भी मेरा प्रॉपर्ली काम था, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी किसकी, ऑनर की, उसको मेरा पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलरली जो वेबसाइट है, वो मेरा फुलफिल कर रहा है ये नहीं कर रहा, ये मेरा आएगा टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब एक चीज है, मैंने बोला था कि मुझे HTML का कोड चाहिए। जब मैं HTML के लिंक पर क्लिक करूँ तो मुझे HTML का कंटेंट दिखना चाहिए, राइट। तो वहां पर भी जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरा HTML का कंटेंट कितना टाइम लगा रहा है लोड होने में, ये सब चीजें हम टेस्टिंग के अंदर देखते हैं। लाइक अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि हमें कंपाइलर भी बनवाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपाइलर डाला तो वो सही इनपुट की सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा, जो मैंने इनपुट दिया उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी आउटपुट कितने टाइम में जनरेट हो रही है, अगर वो बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहा है तो ये सब मेरे टेस्टिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं वो सारा का सारा कब टेस्ट होता है, हमें कब पता लगता है कि हमने सही इंप्लीमेंट किया गलत किया, जब हम टेस्टिंग फेज के अंदर आते हैं। ओके, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इज रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। तो आफ्टर द वेबसाइट हैज बीन लाइव फॉर अ वाइल, the business owners and developers review its performance and make any necessary improvements. This process is repeated until the website meets the needs and goals of the business. Each iteration builds upon the previous one, allowing for continuous improvement and iteration until the final product is complete। अब लास्टली मैंने जो भी मेरा प्रोजेक्ट था ऑनर का वो मैंने कंप्लीट करके उसको दे दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर वेबसाइट की एग्जांपल ली कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट कंप्लीट करके हमने दे दी। तो यहाँ पर हमने रिक्वायरमेंट्स में अपने ऑनर को क्या किया, अपने साथ उससे बात करी, उसके रिक्वायरमेंट्स ली। उसके बाद किसी भी यहाँ पर फेज में मेरे ऑनर का काम नहीं है, यहाँ पे डिजाइन कोई और कर रहा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कोई और कर रहा है, टेस्टिंग कोई और कर रहा है, सब अपना अपना काम करे। लेकिन जो रिक्वायरमेंट फेज के अंदर किसका काम था, ऑनर का काम था। और यहाँ लास्ट वाले फेज में भी ऑनर का काम है। उसका काम क्या है, स्टार्टिंग में वो बता रहा है उसको कैसा चाहिए और एंड में वो देख रहा है कि जो उसको चाहिए था क्या उसको वैसा ही मिला है। और जब तक उसके अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी उसके प्रोजेक्ट की, तब तक उस प्रोसेस को हमने कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है। इसमें लिखा भी है, देखो, जब तक उसकी पर्टिकुलरली दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द वेबसाइट मीट्स द नीड्स एंड गोल्स ऑफ द बिजनेस। जो भी ऑनर है उसका, जो भी बिजनेस है उसके जो गोल्स हैं, जब तक उनको स्पेसिफाई नहीं कर रहा, जब तक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काम नहीं हो रहा, तब तक हमें उस प्रोसेस को चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं मेरे जिसको हम लिख सकते हैं प्रोसेस के अंदर। और यही प्रोसेस वाले जो स्टेज हैं हमने पढ़े थे वाटरफॉल मॉडल के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है एडवांटेज क्या है मेरे आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के। तो आप इनमें से कोई 3-4 भी कर सकते हैं, या फिर जो आपने वाटरफॉल मॉडल में करे वो सेम एडवांटेज भी लिख सकते हैं। और जो एडवांटेज में इंक्रीज होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और फीडबैक हो जाता है। ओके, एडवांटेज ऑफ आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या बताता है मुझे, फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स। अब इसका मतलब क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स एज क्लोज टू देयर पॉइंट्स ऑफ कमिटमेंट्स पॉसिबल इज नोन एज फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि मेरे पास यहाँ पर फेजेस हैं। अगर मेरे डिजाइन फेज के अंदर कोई भी एरर है तो मैं इसे डिजाइन फेज के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं उसको आगे भेजने से पहले अगर मैं अपने ही फेज में उसके टेस्ट करके, क्योंकि जो डिजाइन कर रहा है उसको खुद को पता है कि मेरी कोई गलती तो नहीं है, तो वो जो चेक कर रहा है उसको लग रहा है कि कोई एरर है, कोई भी एरर है, तो वो उसको रिजॉल्व करेगा किसी और के पास, किसी नेक्स्ट फेज के पास मूव करने से पहले। तो इसको बोलते हैं हम लोग
फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर, यानी कि जिस फेज पे काम कर रहे हैं वही एरर कंटेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसकी एडवांटेज है कि हर जो स्टेज है वो स्टेजेस में डिवाइड है, तो हर स्टेज वाला जो काम कर रहा है वो अपने एरर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। क्यों बढ़ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी? क्योंकि इसमें चेंजेस हम लोग कर पाते हैं। ओके, टेस्टिंग एंड फीडबैक। अब इसमें टेस्ट करना इजी और फीडबैक देता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला इसको फीडबैक देगा, ये इसको फीडबैक देगा, और अगर कोई गलती आती है तो वापस से जाकर वो चेक भी कर सकता है, तो टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग और फीडबैक भी मिलता है इसमें। द टेस्टिंग स्टेज ऑफ द प्रोसेस इज important for identifying any issue or bugs that need to be addressed before the website is deployed. Additionally, feedback from users or customers can be gathered and used to improve the website in subsequent iterations. Okay, तो टेस्टिंग तो इसमें होगी कि हम लोग चेक करेंगे कोई बग तो नहीं है ना, और एडिशनली इसमें हम लोग फीडबैक भी ले सकते हैं, किससे? कस्टमर से भी ले सकते हैं कि आपको कोई और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर। ठीक है, मेंटेनेंस। वंस द वेबसाइट इज लाइव, ऑनगोइंग मेंटेनेंस इज नेसेसरी टू इंश्योर इट कंटिन्यूज टू मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस एंड इट्स यूजर। द iterative waterfall model can be used for maintenance and improvement cycle, allowing the website to evolve the stay up to date. अब मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक वेबसाइट बना दी है तो ऐसा नहीं है वो 3 साल 4 साल उसमें सेम कंटेंट रहेगा। हम चाहते हैं कि उसका जो कंटेंट है वो डायनामिक हो। ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर से उसका कंटेंट चेंज हो जाए, या फिर हम लोग चाहते हैं कि उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाए, उसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेरे बिजनेस की भी हो सकती है और यूजर की भी हो सकती है। लाइक अगर हम लोग देखते हैं आजकल शॉपिंग वेबसाइट है, उसमें आप देखेंगे हर 2 दिन बाद अगर सेल चल रही है, ऑफर चल रही है, तो आपको ऊपर अलग कंटेंट दिखता है। तो वो क्या है? मेंटेनेंस करी हुई है और हर टाइम टू टाइम जो मेरा उसका कंटेंट है वो अप टू डेट है। तो जो मेरा, अगर मैं आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को यूज करती हूँ तो मेरा यहाँ पर मेंटेनेंस जो उसकी करनी है वो इजी रहती है, क्योंकि अगर मुझे डिजाइन फेज के अंदर चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली डिजाइन फेज के अंदर जाऊंगी और वहां पे चेंजेस करूंगी और उसके अकॉर्डिंग मेरा आगे वाला काम होगा। तो बाकी ऊपर वाले स्टेजेस को मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। राइट, नेक्स्ट इज इजी टू मैनेज। अब जब इतना अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे, हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं, टेस्टिंग कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, एरर्स भी स्टेज के अंदर ही रिजॉल्व हो रहे हैं, तो उसको मैनेज करना भी इजी होगा। राइट, द आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज इजी टू मैनेज एज ईच फेज इज वेल डिफाइंड एंड हैज अ क्लियर सेट ऑफ डिलीवरेबल्स। अब अगर डिजाइन फेज को अपना ही काम करना है, उसको पता है मुझे सिर्फ डिजाइन करके देना है, मुझे टेस्टिंग की या कोडिंग की कोई टेंशन नहीं है, तो वो अपना काम करेगा। ठीक है, उसको दूसरे वाले की टेंशन नहीं है, उसको पता है मैंने अपना काम अकॉर्डिंग टू मी मैंने ठीक करके दिया है, तो वो अच्छे से अपना मैनेज करेगा। देन कोडिंग वाले का काम है कोडिंग करना, वो अपनी कोडिंग करेगा, अपना चेक करेगा एंड अपना काम करने के बाद वो दे देगा नेक्स्ट फेज को। तो यहाँ पे जब हर इंसान या हर फेज या हर स्टेज अपना काम अच्छे से कर रही है तो उसको मैनेज करना बहुत ईजी है। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये क्या करता है? हमारी इम्प्रूव कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो भी लेकर आता है। इसका ये एक एडवांटेज है। क्या है एडवांटेज? द आइटरेटिव अप्रोच अलाउज फॉर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड फीडबैक थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, रिजल्टिंग इन अ फाइनल प्रोडक्ट दैट बेटर मीट्स द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। अब हम लोग यहाँ पर जब उसके रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं तो वहां पर हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपको कैसा चाहिए, कैसा बनना चाहिए आपका सिस्टम, तो इसमें यूजर की यूजर की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम रिव्यू करा रहे हैं और उसमें उसको कुछ चेंज चाहिए, तो अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन में चेंज चाहिए कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो हमें कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो भी हमारी फुलफिल हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट बनाने का क्या फायदा होगा। राइट, तो आपका जो कस्टमर है वो इस प्रोजेक्ट की हेल्प से, इस प्रोसेस की हेल्प से सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या बोलती है? द आइटरेटिव अप्रोच प्रमोट्स क्वालिटी एश्योरेंस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टेस्टिंग एंड फीडबैक थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। दिस रिजल्ट इज हायर क्वालिटी एंड प्रोडक्ट। अब जो क्वालिटी एश्योरेंस है, क्योंकि हर एक जो फेज है, हर एक जो स्टेज है, वो अपना काम करने के बाद दूसरे को दे रहा है, और यहाँ पर मेरी जो एरो लगी है वो फीडबैक एरो भी है कि अगर मुझे डिजाइन में जो भी मुझे काम मिला है, किससे मिला? रिक्वायरमेंट फेज से, अगर मुझे कोई डाउट है तो वापस से बैक जाकर उससे फीडबैक, जो उसकी फीडबैक थी उससे जाकर कंफर्म कर सकती हूँ। तो फिर इसमें ये मेरी क्वालिटी एश्योरेंस देता है कि हर फेज अपना अपना काम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है,
और हर किसी को अपनी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, ठीक है। प्रॉपर हमारा जो प्रोसेस है वो डेवलप होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड, अब जब इतनी सारी एडवांटेज हो गई किसी चीज़ की तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगी चीज़, ठीक है। इसमें सबसे कम टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन में, और डॉक्यूमेंटेशन में कम टाइम क्यों लगता है? लेस टाइम इज कंज्यूम्ड ऑन डॉक्यूमेंटिंग। क्यों लगता है कम टाइम? क्योंकि हर एक स्टेज की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती है। डिज़ाइन वाले का काम डिज़ाइन वाले को पता है तो डिज़ाइन वाला अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर देगा, कोडिंग वाले को कोडिंग का काम पता है तो वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर देगा, टेस्टिंग वाले को टेस्टिंग का काम पता है तो वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। और ऐसे ही जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन है बाद में मर्ज कर दी जाएगी, तो इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो तो ईजी रह जाता है, ठीक है। लेकिन जो टाइम है वो बढ़ जाता है, किस में बढ़ जाता है? डिजाइनिंग में और डेवलपमेंट में, ठीक है। डिजाइन करना उसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इसमें लेस टाइम लेती है, ठीक है। सिंपल, अब ये बहुत सिंपल है, जैसे वाटरफॉल मॉडल था वैसे ही ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं लिखने का। फीडबैक पाथ, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका फीडबैक पाथ ही है। अगर आप वाटरफॉल मॉडल करके आए हो तो आप उसके सारे एडवांटेज लिख दोगे आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में, एंड लास्ट में एक जो एडवांटेज आप मेंशन करोगे वो होगा फीडबैक पाथ, फीडबैक पाथ, ओके। इन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल देयर आर नो फीडबैक पाथ, so there is no mechanism for error correction, but in the iterative waterfall model, feedback path from one phase to its preceding phase allows correcting the errors that are committed and these changes are reflected in later phases। अब यहाँ पर जो मेरा वाटरफॉल मॉडल था पिछले वाला, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, उसमें फीडबैक पाथ नहीं था, लेकिन इसने क्या किया? फीडबैक पाथ को इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से ये मेरा फ्लेक्सिबल हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसके एडवांटेज क्लियर है। तो हर चीज़ के जब एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो यहाँ पर हम इसके ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंज रिक्वेस्ट। अब हमने पढ़ा था कि जो रिक्वेस्ट है वो वापस से जाके बैक जाकर चेंज कर सकती है, बट यहाँ पे ड्रॉबैक में लिखा है डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंज रिक्वेस्ट, चेंज नहीं हो सकता। तो चेंज कहाँ पे नहीं हो सकता? द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज रिक्वायरमेंट मस्ट बी क्लियर स्टेटेड बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट फेज। मतलब कि यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तक ये रिक्वायरमेंट और फिजिबिलिटी स्टडी जो है इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे मर्ज करके बोला है कि फर्स्ट फेज के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप हर फेज के अंदर चेंज कर सकते हो। अगर आपने एक बार फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, रिक्वायरमेंट्स ले ली, उसके बाद आप डेवलपमेंट जब उसकी स्टार्ट हो गई है, उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है, तब आप चेंज कर सकते हो। अगर अब वो बोल रहा है कि मुझे डिजाइन पसंद नहीं है, आप डिजाइन चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट का आइडिया ही चेंज करने को बोल रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज नहीं हो सकती, अगर आपका आगे का जो डेवलपमेंट का काम है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल डिलीवरी नोट सपोर्टेड। अब एक हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल भी होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है कि मेरे पास एक जो सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल वो 4 फेजेस में डिवाइड है और अब इसके सिर्फ 2 ही जो फेज है वो डेवलप हुए हैं, तो हम मार्केट में उसको 2 फेज के साथ डेवलप करके नहीं बेच सकते कि अभी हमने 2 फेज बना दी तो आप 2 फेज के अकॉर्डिंगली काम करा लो, तो अभी मेरे पास वर्किंग है। तो यहाँ पर जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसको मार्केट में नहीं दे सकते, तब तक हम उसे ऑनर को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इंक्रीमेंटल डिलीवरी इसकी नहीं होती, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ फेजेस नॉट सपोर्टेड। जैसे कि मेरे पास डिजाइन फेज है, जितना मैंने डिजाइन किया उसके अकॉर्डिंग मैं कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, पहले पूरा का पूरा डिजाइन फेज कंप्लीट होगा तभी मैं कोडिंग पे मूव कर सकती हूँ, ठीक है। रिस्क हैंडलिंग नॉट सपोर्टेड। Maybe a project may suffer from various types of risk, but the iterative waterfall model has no mechanism for risk handling. अगर for example कोडिंग में कोई गलती हो गई है, for example रिक्वायरमेंट में कुछ गलती थी, उन्होंने बोला था हमें C++ में बनवाना है और हम जो हमारे पास एम्प्लॉयज थे उन्होंने जावा में कर दिया काम, जो बीच का जो काम था वो अच्छे से उन्हें कन्वे नहीं हुआ मैसेज कि किस में करना था, ठीक है। तो वो जो रिस्क हैंडलिंग है वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अगर एक बार हो गया तो रिसोर्सेज की तो क्या हो जाएगी, रिसोर्सेज तो खराब हो जाएंगे ना, आप टाइम खराब हो जाएगा। अगर आप दोबारा बनाकर भी दे दोगे C++ में तो रिस्क हैंडलिंग इज नॉट सपोर्टेड लाइक दैट, ठीक है। लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन। अब हमने देखा था कि जब स्टार्टिंग वाला ये होता है, हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग में देखा यहाँ पर मेरे सिर्फ ऑनर का काम है, लास्ट में मेरा ऑनर का काम है। सबसे पहले ऑनर आके बता रहा है कि मुझे ऐसा ऐसा काम चाहिए और लास्ट में आके वो देख रहा है कि जो मैंने बोला था क्या वैसा काम हुआ है इम्प्लीमेंट। तो जो बीच के फेजेस है यहाँ पर ऑनर का या फिर जो भी आपसे बनवा रहा है, जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी ये सब काम करा रहा है, उसका कोई रोल नहीं है बीच में,
ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक ड्रॉबैक है कि उनको बीच बीच में भी हमें इंटरेक्शन करानी चाहिए, तो उनकी इंटरेक्शन नहीं है, बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन है। ये है इसके ड्रॉबैक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको थोड़ा सा समरी टाइप रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आपने जरूर मेंशन करनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डायग्राम बनाकर ही आना है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल में भी सेम डायग्राम बनेगा, बट यहाँ पर एरोज नहीं है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आके जाके देखो और डायग्राम जरूर मेंशन करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। डायग्राम बनाना है, डेफिनेशन लिखनी है, प्रोसेस जरूर लिखना है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप कम कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस जरूर मेंशन करना है, क्योंकि प्रोसेस मेरा क्या कर रहा है, डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब आपने डायग्राम बनाया है उसको एक्सप्लेन भी आपने करना है, ठीक है। तो ये आपने 4-5 मेंशन करनी है। यहाँ से आपको जो इजी लगते हैं 3-4 वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपसे ये ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछा तो आप इसकी डेफिनेशन मत मेंशन करो, सारे आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं, सो सब्सक्राइब माई चैनल।